हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज देखिए चैप्टर 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम बता चुके हैं। आज पार्ट 3 होगा और पार्ट 3 में चैप्टर 3 का जो बचा हुआ है वो पूरा का पूरा आज फिनिश हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। क्लास 12 चैप्टर 3 का आज पार्ट 3 कंप्लीट कर देंगे। चलिए आइए बिना किसी देरी के गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? युग्मक जनन। युग्मक जनन तो ये गोनेट्स के भीतर गैमिट बनने की क्रिया, मतलब टेस्टिस और ओवरी के भीतर गैमिट बनने की क्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या बोलेंगे? गोनेट्स यानी टेस्टिस एवं ओवरी के भीतर युग्मक बनने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहा जाता है। युग्मक जनन कहता है। गोनेट्स का होता है, गोनेट्स कहते हैं हम लोग टेस्टिस और ओवरी को कंबाइंडली संयुक्त रूप से गोनेट्स कहते हैं। गोनेट्स में टेस्टिस आ गया, ओवरी आ गया। टेस्टिस और ओवरी में गैमेट बनने की क्रिया को, मतलब स्पर्म और ओवम बनने की क्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिए गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस मेरे प्यारे बच्चों, टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन के प्रकार। युग्मक जनन के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है मेल गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होता है फीमेल गैमेटोजेनेसिस। ये मेल गैमेटोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेटोजेनेसिस में मेल गैमेट का निर्माण होगा, फीमेल गैमेटोजेनेसिस में फीमेल गैमेट का निर्माण होगा। स्पर्म को, ये जो स्पर्म है, स्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल गैमेट। स्पर्म को क्या बोलेंगे? मेल गैमेट। ओवम को क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेट। ओवम फीमेल गैमेट। स्पर्म मेल गैमेट, ओवम फीमेल गैमेट। अब स्पर्म कहाँ बनेगा? टेस्टिस के भीतर। ओवरी कहाँ बनेगा? ओवरी के भीतर। ओवम कहाँ बनेगा? ओवरी के भीतर बनेगा। ओवम ओवरी के भीतर, स्पर्म टेस्टिस के भीतर। तो हम लोग टेस्टिस में, एक लाइन में हम लोग कह सकते हैं टेस्टिस में स्पर्म बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। क्लियर है? टेस्टिस में स्पर्म बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। अब आइए ओवरी में ओवम बनने की क्रिया को oogenesis कहा जाता है।
मेल गैमेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनने की क्रिया, oogenesis ओवम बनने की क्रिया, या फीमेल गैमेटोजेनेसिस कहते हैं हम लोग। क्लियर हो गया ये बात। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, स्पर्मजेनेसिस स्पर्म बनने की क्रिया, oogenesis ओवम बनने की क्रिया। स्पर्म कहाँ बनेगा? टेस्टिस के भीतर। ओवम कहाँ बनेगा? ओवरी के भीतर। क्लियर है? चलिए यहाँ तो समझ में आ गई बात। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे अब हमें देखना है कि स्पर्म और ओवम दोनों की संरचना क्या होती है। स्पर्म और ओवम की संरचना क्या होती है? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना, शुक्राणु की संरचना, शुक्राणु की संरचना, स्पर्म का स्ट्रक्चर, शुक्राणु की संरचना। अब इसकी संरचना होती कैसी है शुक्राणु की? हम जब देख ले शुक्राणु से देख के स्पर्म है, स्पर्म की संरचना, स्पर्म का हेड भाग, स्पर्म का नेक भाग, मिडिल पीस, मिडिल पीस, स्पर्म टेल, स्पर्म टेल। स्पर्म के मिडिल पीस में, स्पर्म के मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। स्पर्म के मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया यही ऊर्जा प्रदान करते हैं, स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और इसी ऊर्जा से ये स्पर्म गतिशील रहते हैं। नेक भाग में होता है सेंट्रियोल, नेक भाग में क्या होगा? सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। हेड भाग में क्या होगा? निकुलियस, हेड भाग में निकुलियस। और हेड के ऊपर, हेड के ऊपर एक झिल्ली होती है जो इस झिल्ली के हेड को ढके रहती है। ऊपर से झिल्ली क्या और हेड को ढके रहती है, ये होता है एक्रोजोम, एक्रोजोम, एक्रोजोम। और ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये स्पर्म की स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। क्लियर है? स्पर्म की संरचना, स्पर्म में हेड भाग, हेड के ऊपर एक झिल्ली है, उसको एक्रोजोम कहते हैं। यही झिल्ली गोल्गी बॉडी का बना होता है। इसी में लाइसोजोम एंजाइम होते हैं जो फर्टिलाइजेशन क्रिया में भाग लेते हैं। हेड के भीतर छोटी गोलाकार संरचना होती है, उसको हम केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसी में जेनेटिक मटेरियल होते हैं। हेड के नीचे जो संकीर्ण नैरो स्ट्रक्चर होती है उसको हम लोग नेक कहते हैं। नेक भाग में सेंट्रियोल होते हैं। इसके नीचे जो चौड़ी संरचना होती है ये मिडिल पीस कहलाता है, और इस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और यही माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिससे शुक्राणु गतिशील रहते हैं। क्लियर है? और ये जो लंबी धागे के समान संरचना होती है हम उसको टेल कहते हैं, स्पर्म टेल कहते हैं। ये इसको गति प्रदान करते हैं। क्लियर हो गया? ये स्पर्म की संरचना अगर हम लोग इसको देखेंगे तो स्पर्म 3 भाग में, 4 भाग बटा हुआ। एक देखिए हेड है, हेड है, एक नेक है, मिडिल पीस, मिडिल पीस, मिडिल पीस, और स्पर्म टेल, टेल। ये 4 भाग में सब बटा होता है। क्लियर है? अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ओवम ये अंडाणु की संरचना, अंडाणु की संरचना, अंडाणु की संरचना, अंडाणु की संरचना। ये
राउंडेड स्ट्रक्चर की होती है, अंडाणु गोल संरचना की होती है। इसके बाहर एक झिल्ली होता है, बाहर एक झिल्ली होता है, ये ओवम है और ओवम के बाहर एक झिल्ली होता है। उस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। और इसके बाहर भी एक सेल होता है, सेल जहाँ था सेल बना रहता, सेल रहता इसके अंदर, ये सेल होगा, ये सेल होता है, ये सेल है इसके बाहर में, इस झिल्ली के बाहर में सेल होता है। इसको, इस सेल को हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, कोरोना, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, ये कोरोना रेडिएटा। ओवम के चारों ओर जो परत होती है, हम उस परत को बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जेना जो पेलुसिडा है, इसके बाहर जो सेल होते हैं उस सेल को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम हो गई। क्लियर है यहाँ तक? ये कोई डाउट इसमें? अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए आप लोग, हम उसका आंसर बताएंगे आप लोग को। ठीक है, चलिए अब स्पर्म हो गया, ओवम हो गया। अब इसमें एक आता है हम लोग को टेस्टिस का जो सॉरी टेस्टिस ओवरी, टीएस ऑफ ओवरी, टीएस ऑफ ओवरी, टीएस ऑफ ओवरी, टीएस ऑफ ओवरी, ओवरी। अंडाशय का क्षैतिज काट, अंडाशय के क्षैतिज काट में हम लोग देखते हैं ये टेस्टिस का इस तरह से राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा टेस्टिस का। इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, एक झिल्ली होगी यहाँ पर। आफ्टर एमसी, आफ्टर एमसी ये प्राइमरी फॉलिक्यूल सेल बढ़ते हैं। प्राइमरी फॉलिक्यूल सेल होता है ये, प्राइमरी फॉलिक्यूल सेल, प्राइमरी फॉलिक्यूल सेल, ये प्राइमरी फॉलिक्यूल सेल, ये प्राइमरी फॉलिक्यूल सेल डेवलप हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिक्यूल सेल में, सेकेंडरी फॉलिक्यूल सेल में, एस एफ सी, सेकेंडरी फॉलिक्यूल सेल। अब यहाँ से सेकेंडरी फॉलिक्यूल सेल जो है, सेकेंडरी फॉलिक्यूल सेल, ये फिर एक बनेगा ये टर्सरी फॉलिक्यूल सेल, टर्सरी फॉलिक्यूल सेल, टी एफ सी, टर्सरी फॉलिक्यूल सेल। इसके बाद ये डेवलप जो होगा तो यहाँ बनेगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल सेल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल सेल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल सेल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल सेल, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल सेल। और यहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte बनता है, ये सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte बनते हैं। यही सेकेंडरी oocyte आगे चल करके ओवम होता बनता है। ये आगे चल करके यहाँ से ये निकलेगा, ये रैप्चर होने के बाद ये बाहर, ये ओवम बाहर आ जाएगा, ये ओवम बाहर आ जाता है, बाहर आ गया ये ओवम। और इसके बाद इसके मैच्योर ग्राफिक फॉलिक्यूल के टूटे हुए भाग से कॉर्पस लूटियम बनते हैं, कॉर्पस लूटियम बनते हैं, कॉर्पस लूटियम बनेगा। ये कॉर्पस लूटियम की सेल है और कॉर्पस लूटियम की सेल डेवलप होती है, कॉर्पस लूटियम सेल डेवलप हो जाएगी, ये डेवलप हो जाएगी, कॉर्पस लूटियम की सेल डेवलप हो जाएगी। और डेवलप होने के बाद, डेवलप होने के बाद ये दोनों जो कॉर्पस लूटियम है, ये कॉर्पस लूटियम, इसी सेल से, कॉर्पस लूटियम सेल से ही प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। और ये फॉलिक्यूल सेल है, इस सेल से, ये फॉलिक्यूल सेल से, फॉलिक्यूल सेल से क्या होता है, हम लोग फॉलिक्यूल सेल से प्रोजेस्टेरोन, ये फॉलिक्यूल सेल से एस्ट्रोजन, 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 एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव जो होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है फॉलिक्यूल सेल से। और कॉर्पस लूटियम से, कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन का स्राव फॉलिक्यूल सेल से और कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन नामक का हार्मोन का स्राव होता है। और यही हार्मोन जो होता है वो एमसी की क्रिया को बनाए रखने में सहायक होता है, या फिर इंडोमेट्रियम जो लेयर है उसके मेंटेनेंस को बनाए रखने में सहायक होता है। ये क्लियर हो गया? ये टीएस ऑफ ओवरी
ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये स्पर्म का संरचना, ये ओवम का संरचना, और ये स्पर्म में ये जो ओवरी का जो है टीएस काट ओवरी का हम लोग देखते हैं, ट्रांसवर्स जो सेक्शन है ओवरी का हम वो देखते हैं। इसके अंतर्गत एमसी के बाद प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफ्टिंग फॉलिकल। जब मैच्योर ग्राफ्टिंग फॉलिकल का स्टेज आता है उसी में सेकेंडरी oocyte बनते हैं। सेकेंडरी oocyte ही आगे चल करके ओवम में कन्वर्ट हो जाता है और ओवम को हम फीमेल गैमेट कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। आज आप लोगों को 12वीं क्लास का ये जो 3rd चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका ये 3rd पार्ट, आज 3rd पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और सारी की सारी बातें हम बता देंगे। लेकिन ये बात ध्यान रहे, ये सारा टॉपिक शॉर्ट में बताया जा रहा है ताकि बोर्ड की तैयारी कम समय में अच्छा हो सके। थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, इसको लिखना है, याद करना है और प्रैक्टिस भी करते रहना है ताकि आपको कम समय में अच्छा रिजल्ट आपका हो सके। इसलिए आपको ध्यान से इसको पढ़ना। चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग कि अब इसके अंदर जब स्पर्म का निर्माण हो गया, ओवम का निर्माण हो गया, अब हम लोगों को देखना है डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। तो पहले डेवलपमेंट ऑफ जायगोट से पहले हमको देखना फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। तो चलिए फर्टिलाइजेशन, निषेचन, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के संयोग से जायगोट बनते हैं। जायगोट बनने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्लियर है? स्पर्म, ये स्पर्म है, ये ओवम है और संयोग के बाद, कॉम्बिनेशन के बाद, संयोजन के बाद जायगोट बनते हैं। तो मेल और फीमेल गैमेट के संयोग से जायगोट बनने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो मेल एवं फीमेल गैमेट के संयोजन से जायगोट, यानी कि हिंदी में बोलेंगे युग्मनज, बनने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। मेल और फीमेल गैमेट के संयोग से जायगोट बनने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन, फीमेल में फर्टिलाइजेशन की क्रिया, फैलोपियन ट्यूब में होता है। फीमेल में फर्टिलाइजेशन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्लियर है? ये फर्टिलाइजेशन स्पर्म ओवम के कॉम्बिनेशन संयोग से जायगोट बनेगा और जायगोट बनने की क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कह देंगे। फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ? फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन क्रिया होगी। यहाँ तक क्लियर है? अब डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, अब देखना हम लोग डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, युग्मनज का विकास, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, युग्मनज का विकास। कैसे जायगोट डेवलप करता है और जायगोट डेवलप करके क्या बनाता है? देखिए डेवलपमेंट ऑफ जायगोट कई चरण में पूरा होता है। जायगोट से क्लेवेज, जायगोट क्या होगा? क्लेवेज से मोरुला से
बलास्टुला से गैस्टुला, और गैस्टुला से इम्ब्रियो, और ये इम्ब्रियो डेवलप्ड हो जाएगा न्यू चाइल्ड में। ये डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। जायगोट हम बता चुके हैं कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद ये जायगोट बनता है, और जायगोट बनेगा कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में जायगोट बनने के बाद इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होते हैं, और माइटोसिस डिवीजन के बाद ये 2 से 4, 4 से 8 ये सेल बनते हैं। हम इसको बोलेंगे क्लेवेज। लाइक जायगोट में लगातार माइटोसिस डिवीजन को क्लेवेज बोलते हैं। क्लेवेज के बाद जब ये 16 सेल की स्ट्रक्चर, 16 सेल का जब राउंडेड स्ट्रक्चर बन जाता है, ये 16 सेल का जब राउंडेड स्ट्रक्चर बन जाता है तो हम इसको बोलते हैं मोरुला। मोरुला में फिर डिवीजन होगा तो बन जाएगा बलास्टुला। ये जो बलास्टुला बनेगा तो बलास्टुला में थोड़ा ज़्यादा संख्या में कोशिका होते हैं, और 2 प्रकार की कोशिका होते हैं। बड़े आकार की कोशिका ऊपर की ओर होते हैं जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और छोटे आकार की कोशिका नीचे की ओर होते हैं जिसे हम लोग इनर सेल मास कहते हैं। क्लियर है? और इसी स्टेज में इम्प्लांटेशन की क्रिया होती है। मोरुला स्टेज ही ओविडक्ट से यूट्रस में स्थापित होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन, अंडरोपण या गर्भधारण। इसके बाद जो डेवलपमेंट होता है तो होता है वो गैस्टुला, और गैस्टुला के बाद इम्ब्रियोनिक स्टेज आते हैं, जो गैस्टुला डिवाइड एंड डेवलप होकर के इम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और इम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के बाद उसके आगे का जो संरचना होता है वो होता है इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अंग बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। इम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद ऑर्गन बनने की क्रिया को ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। चलिए यहाँ समझ में आ गया बात। ये जायगोट है, जायगोट के बाद क्लेवेज, क्लेवेज के बाद मोरुला, और मोरुला के बाद बलास्टुला, और बलास्टुला स्टेज ही फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में स्थापित होता है, तो हम इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इसके आगे डेवलप होगा तो गैस्टुला, फिर आगे डेवलप होगा तो इम्ब्रियो, और इम्ब्रियो से बन जाएगा चाइल्ड। अब इसको देखा जाए। जायगोट के बाद बन जाता है क्लेवेज। क्लेवेज के बाद बन जाता है मोरुला, और मोरुला के बाद बलास्टुला, बलास्टुला के बाद गैस्टुला, और गैस्टुला के बाद इम्ब्रियोनिक स्टेज, और इम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद फीटस। ये डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। फर्टिलाइजेशन होगा तो जायगोट बन जाएगा। जायगोट में जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो क्लेवेज बन जाएगा। क्लेवेज में फिर कंटिन्यूस डिवीजन होता रहेगा तो 16 सेल की सेल बनेगी, वो मोरुला स्टेज कहलाएगा। मोरुला से फिर बलास्टुला स्टेज होगा। बलास्टुला स्टेज के बाद इम्प्लांटेशन की क्रिया होगी। उसके बाद ये डेवलप हो जाएगा गैस्टुला में, और फिर गैस्टुला डेवलप हो जाएगा इम्ब्रियोनिक स्टेज में। इम्ब्रियोनिक स्टेज में ऑर्गन्स बनेंगे। उसके बाद ये फीटस, गर्भ के भीतर के जो बच्चे होते हैं उसका रूप धारण कर लेता है फीटस। क्लियर है ये बात? अब देखिए, अब हम लोग को देखना इम्प्लांटेशन। इसके बाद है डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन, इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी स्टेज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन, लैक्टेशन। इतना हम लोगों को स्टेज इसके अंदर देखना है। इम्प्लांटेशन, जब ये बलास्टुला स्टेज ओविडक्ट से यूट्रस में स्थापित होता है। जब बलास्टुला स्टेज
फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट से यूट्रस में स्थापित होता है, तो इस स्टेज को हम कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं इम्प्लांटेशन, गर्भधारण या अंडरोपण। इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाता है, गर्भ अवस्था आरंभ हो जाती है, और गर्भ अवस्था में ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनता है, और गैस्ट्रुला से इम्ब्रियो, और इम्ब्रियोनिक स्टेज में ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स के बाद, ऑर्गन्स बनने के बाद तब इसमें पार्चुरेशन की क्रिया होती है। पार्चुरेशन मतलब कि जब बच्चे जब डेवलप कर जाते हैं तो यूट्रस से बाहर निकल आने की क्रिया को, बच्चों को गर्भाशय से बाहर निकल आने की क्रिया क्या कहलाएगा? पार्चुरेशन कहलाएगा। और पार्चुरेशन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रसव भी बोलते हैं, प्रसव बर्थ डिलीवरी लेबर बोलते हैं। और इस पार्चुरेशन की क्रिया में जो कुछ हार्मोन्स होते हैं वो ऑक्सीटोसिन है और रिलैक्सिन है। ये ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो पार्चुरेशन क्रिया में सहायक होते हैं। पार्चुरेशन क्रिया के बाद लैक्टेशन, मेमरी ग्लैंड से दूध को बाहर आने की क्रिया लैक्टेशन कहलाता है। जब पार्चुरेशन क्रिया हो जाती है, बच्चे जन्म ले लेते हैं, तब दूध बाहर निकलते हैं, तो दूध बाहर निकलने की क्रिया को हम लैक्टेशन कहते हैं। और लैक्टेशन की क्रिया में भी दो हार्मोन हेल्प करता है, सहायक होते हैं। दो हार्मोन, एक होता है प्रोलैक्टिन और एक होता है ऑक्सीटोसिन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन और एक होता है ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन जो होता है, ये दोनों हार्मोन लैक्टेशन की क्रिया में सहायक होता है। और लैक्टेशन की क्रिया में एक मदर मिल्क के साथ निकलता है, मदर मिल्क के साथ कोलोएस्ट्रम निकलता है। इस कोलोएस्ट्रम में एंटीबॉडीज होते हैं, वो IgA होता है, IgA। ये IgA कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडीज IgA होता है। ये IgA बच्चों को निरोग बनाए रखने में सहायक होता है। इसलिए कहा जाता है कि मदर मिल्क इज बेस्ट फिट फॉर बेबी या फॉर चाइल्ड। तो इसमें ये रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। और ये कोलोस्ट्रम मिल्क का जो आरंभिक अवस्था में दूध के साथ निकलने वाला जो गाढ़ा एलोइस कलर के तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड होते हैं, हम उसी को बोलते हैं कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का गाढ़ा दूध ही होता है जो बच्चों के लिए क्या होता है, ज़्यादा लाभदायक होता है। इसमें एंटीबॉडी IgA होता है। ये बात समझ में आ गई। ये तीसरा चैप्टर का जो है पूरा का पूरा आपको टॉपिक समाप्त हो गया। आप लोगों को हम पार्ट फर्स्ट भी बता चुके हैं, पार्ट सेकंड बता चुके हैं। इस चैप्टर का मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से पार्ट 1 पार्ट 2 पहले ही बता चुके हैं। आज हम पार्ट 3 बताएं आप लोगों को, और पार्ट 3 में ये चैप्टर का पूरा समाप्त हो गया। अब आप लोगों को ध्यान देना है, अच्छा से पढ़ाई करना, अच्छा करना। जब अच्छा से पढ़ेंगे तो अच्छा करेंगे। सारे बच्चे मन लगा के पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे। और इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें से कई सवाल पूछे जा चुके हैं बोर्ड में, और इस बार भी कई सवाल की संभावना बनी हुई है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, याद करेंगे और अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।